नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। पिछले अध्याय में हमने सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त की, है ना। सरकार किसे कहते हैं, सरकार का गठन किन के द्वारा किया जाता है और सरकार के कितने प्रकार होते हैं, है ना। हमने पढ़ा कि राजतंत्रात्मक सरकार और प्रजातंत्रात्मक सरकार, है ना, या लोकतंत्रात्मक सरकार। तो लोकतंत्र की सरकार के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी जो उसके तत्व होते हैं लोकतांत्रिक सरकार के, उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित, यानी लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें देखिए, लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। यानी एक तरह से कहानी के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाया गया है। देखते हैं, ये देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका है ना, हमारे मानचित्र में। अब हम देखते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, यानी वहाँ पर जो निवास करने वाले जो लोग हैं वो कई प्रजातियों के हैं, कई समूहों के हैं, है ना। जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत यानी गोरे, अश्वेत यानी काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय, ठीक है। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। तो देखिए, यहाँ पर एक लड़की की कहानी के माध्यम से ये हमको बताया जा रहा है कि एक लड़की है जो कहाँ रहती है, जोहान्सबर्ग में, ये शहर का नाम है ना। और वो 11 वर्ष की लड़की थी माया नायडू। वो एक दिन क्या कर रही थी, घर में पुराने बक्सों की सफाई कर रही थी उसकी माँ, तो वो उसकी मदद कर रही थी। तो माया को अचानक से एक रजिस्टर मिला, स्क्रैप बुक जिसको कहते हैं। उसमें अखबार की कर्तन, एक जो मुख्य जो खबरें होती हैं वो, और तस्वीरें थी वो उसमें बहुत सारी रखी हुई थी। उन तस्वीरों में और अखबार की जो मुख्य खबर थी उनमें उसने देखा कि एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा कि माँ ये कौन है, ये जो इसकी तस्वीरें हैं, ये लड़का कौन है, तो उसकी माँ ने बताया कि इसका नाम क्या था, हेक्टर पीटरसन, और उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा, यानी एक तरह से उसको धक्का लगा, है ना, आघात पहुँचा। उसने पूछा क्यों, कि उसको पुलिस ने गोली क्यों मार दी, ठीक है। आगे देखते हैं, माया की माँ ने माया को समझाया कि दक्षिणी अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। यानी यहाँ पर एक तरह से रंग भेद का जो शासन था वो निर्मित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर काले, गोरे और एक तरह से भारतीय लोगों का जैसा रंग होता है सांवला रंग, ऐसे संप्रदाय, एक से समूह प्रजाति के लोग रहते थे और वहाँ पर ये भेदभाव किया जाता था। रंग भेद का मतलब है त्वचा या चमड़ी जिसको हम कहते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी वो किसी भी प्रकार से आपस में प्रजातियां संबंध नहीं बना सकती थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग
न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था जब माया की माँ ने उसको समझाया कि किस तरह के भेदभाव, असमानताएं वहाँ पर विद्यमान थी। अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते थे, वो ना तो एक जगह बैठ सकते थे, है ना कोई संबंध रख सकते थे आपस में। देखिए, जब इन बातों को माया ने सुना तो उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था, यानी उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि वहाँ पर किस तरह से और रंग को लेकर के एक तरह से भेदभाव अफ्रीका में किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी, श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। देखिए किस प्रकार के यहाँ का भेदभाव हमको एक तरह से स्पष्ट नज़र आ रहा है ना। अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल ले जाने की जो गाड़ियाँ होती हैं जिसको हम एम्बुलेंस कहते हैं, उनमें भी देखिए कितना फ़र्क हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि श्वेत लोगों को जो अस्पताल ले जाती थी वो ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित, यानी आवश्यक जो सामान होते थे, है ना, प्राथमिक उपचार की जो सुविधाएं होती थी वो उसमें होती थी। लेकिन जो गाड़ियां अश्वेतों को लोगों को अस्पताल ले जाती थी उनमें कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। देखिए कितना एक तरह से यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा हमको भेदभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी, यानी जो अश्वेत जो लोग थे अफ्रीका में उनको एक तरह से मत देने का भी अधिकार नहीं था। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, यानी उसका श्वेत लोगों के, श्वेत प्रजाति का वहाँ पर अच्छी जो ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन, उस पर एक तरह से आरक्षण था, कब्जा था। और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। देखिए किस तरह का भेदभाव हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है श्वेत और अश्वेत, यानी गोरे और कालों में। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। यानी वहाँ की जो भाषा थी वो थी जूलू, वो उसको सीखना चाहते थे, लेकिन उसे अन्य भाषा सीखने पर एक तरह से दबाव डाला जा रहा था। हेक्टर ने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था, यानी जो भाषा है कौन सी, अफ्रीकांस, इसको सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। देखिए कब की घटना है, 16 जून 1976 की। एक तरह से देखे जाए वर्तमान काल की, इतना ज़्यादा समय इसको कुछ नहीं हुआ है, तब की यह घटना अफ्रीका की बताई गई है। ठीक है, तो हमने देखा किस प्रकार से और वहाँ पर भेदभाव सिर्फ और सिर्फ एक रंग को लेकर के, है ना, चमड़ी को लेकर के, गोरे और कालों में किस प्रकार का भेदभाव वहाँ पर विद्यमान था। ठीक है, आगे देखते हैं। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 ईस्वी में उन्हें सफलता मिली और दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। यानी इस बात को लेकर के यहाँ पर जो भेदभाव चल रहा था उसके लिए देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस, और उनके जाने माने नेता जो थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने इस बात के लिए आंदोलन किया और बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः और एट लास्ट, यानी अंत में जाकर के उनको 1994 ईस्वी में उन्हें सफलता मिली। रंग भेद की नीति के खिलाफ उनको सफलता मिली और दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। क्या बन गया? लोकतांत्रिक, जहाँ पहले प्रजातांत्रिक एक राजतंत्रात्मक सरकार जहाँ पर थी,
वहाँ पर अब क्या बन गई, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, तभी से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाना लगा। ठीक है, वहाँ पर एक तरह से सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए। आगे देखते हैं, अगला बिंदु है भागीदारी। क्या है, भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ाई है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। इसके बारे में हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पर सरकार का गठन किस प्रकार से किया जाता है। लोकतंत्रात्मक जहाँ पर सरकार होती है वहाँ पर सभी को वयस्क मताधिकार के द्वारा मत डालने का अधिकार प्राप्त होता है और लोग निर्णय लेते हैं, अपने प्रतिनिधि चुन करके एक तरह से वो संसद में, विधानसभा में भेजते हैं और वो जा कर के सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान में रखेंगे। यानी जनता के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुन करके सरकार के गठन के लिए भेजा जाता है, वो प्रतिनिधि लोगों के हित में जाकर के और फैसले लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। देखते हैं, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। समय निश्चित होता है, जैसे हमारे यहाँ पर 5 वर्ष का समय है ना। 5 वर्ष के बाद में दोबारा चुनाव होते हैं और फिर नए प्रतिनिधियों को चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है, शासन करती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अगला बिंदु, भागीदारी के अन्य तरीके। यानी लोकतंत्र में भागीदारी के और कौन कौन से तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में भाग लेने और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया, यानी बिजली की जो दर थी वो उसको बढ़ाया, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार को ये बताया कि आपने बहुत अधिक रेट बढ़ा दिए हैं। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में, सरकार ने जो निर्णय लिया था है ना, उसके बचाव में तर्क दिया। क्या तर्क दिया? लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग जो थी उनकी माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए जो दाम थे उनको वापस घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सरकार है जो लोगों के हित में सारे निर्णय लेती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। ठीक है, तो ये देखा हमने कि लोकतंत्र की सरकार की जो जिम्मेवारियां हैं किस प्रकार से उनको निभाया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।